शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आपके इस लोकप्रिय चैनल पर आज हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और जिसका नाम है पत्रकारिता की चुनौतियां। मैं बहुत सोच रहा था कि इस कार्यक्रम की शुरुआत कहां से करूं, तो तमाम सारी नज़र दौड़ाने के बाद मेरी नज़र ठहरी अनुराग द्वारी जी के ऊपर। मैं आपको बता दूं, अनुराग द्वारी जी मध्य प्रदेश की पत्रकारिता के वे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने कभी समझौते नहीं किए हैं, जिन्होंने अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे हैं। आज के यदि युवाओं को पत्रकार को देखना है, पत्रकारिता को समझना है और पत्रकारिता को सीखना है तो उन्हें अनुराग जी की ओर देखना चाहिए। ये वो अनुराग जी हैं जो बिहार से आए थे मध्य प्रदेश में यहाँ पत्रकारिता की पढ़ाई करने, लेकिन ये मध्य प्रदेश में ही रच बस गए। बेशक उन्होंने दिल्ली और मुंबई की भी यात्रा की है। मैं आपको बता दूं 1999 में भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया। 2002 से पास आउट है, लेकिन उस दौरान भी वे यहाँ हिंदी मेल का जो इंग्लिश संस्करण था हिंदुस्तान मेल, वहाँ काम किया। सिटी हैपनिंग करके एक मैगजीन थी, वहाँ काम किया। फिर दिल्ली चले गए। दिल्ली में इन्होंने पत्रकारिता में पीजी किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया जो संस्थान है वहाँ से किया है। ये ऑल इंडिया रेडियो में भी रहे हैं, उसके बाद स्टार टीवी मुंबई रहे और एनडीटीवी में पिछले 18 साल से लगातार लगभग 18 साल से लगातार काम कर रहे हैं। अब पत्रकारिता में जो संकट हैं, पत्रकारिता में जो कमियां हैं, पत्रकारिता में जो मुश्किलें हैं, आज मैं खुल के उनसे बात करूंगा और मैं सीधे आपको मिलवाता हूं अनुराग द्वारी जी से। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेशक आप उम्र में मुझसे छोटे हैं, पत्रकारिता में 15 साल जूनियर हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने जर्नलिज्म में यदि किसी को दिल से पसंद करता हूं तो एक अनुराग और दूसरे मेरे हेमेंद्र शर्मा जी जो भास्कर पे है अभी, मतलब जिनका मैं दिल से सम्मान करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जो पत्रकारिता में दिया है बड़ा मुश्किल है। मेरा पहला सवाल यही है कि आप शुरू करें इससे पहले कि आपके मुंह से इतना कुछ सुनना बहुत सुखद है, आप जैसे वरिष्ठ संपादक से, तो लगता है कि कुछ ठीक किया सर। अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको बीच में इंटरप्ट किया जी। मेरा पहला सवाल यही है कि आज पत्रकारिता कहां से कहां पहुंच गई, और दूसरा 2014 के पहले की पत्रकारिता और 2014 के बाद की पत्रकारिता, क्या कहेंगे आप? सर, ये सवाल अक्सर हम लोगों से पूछा जाता है कि क्या 2014 और 2014 के बाद की पत्रकारिता में कुछ फ़र्क है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बतौर पत्रकार मुझे कोई ऐसा फ़र्क नहीं दिखता है। सत्ता से चुनौतियां तब भी मिलती थी पत्रकारों को, क्योंकि देखिए सच हमेशा अप्रिय होता है। आप अगर अपने घर में आपकी पत्नी ने आपसे पूछा कि खाना कैसा बना है और आपने कह दिया कि आज नमक ज़्यादा है, तो आपको सुनने को मिलेगा तो मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ, मेरे हाथ का तुमको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो लगभग वैसे ही होता है कि जब आप सत्ता को आईना दिखाते हैं, चाहे वो 2014 से पहले का युग हो चाहे आज का युग हो, तो आपके सामने मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन मुझे ये मानने में कोई हर्ज नहीं होता कि 25 साल लगभग हो गए मुझे पत्रकारिता में, और चूंकि हम तथ्यों पर टिके रहे, भाषाई तौर पर अपने संवैधानिक दायरों में रहे, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह की कई साथी हैं जिनके सामने बहुत चुनौतियाँ आई हैं, इस बात को स्वीकार करना होगा। लेकिन मैंने जैसा कहा कि तथ्यों पर टिके रहकर और संवैधानिक दायरे में अपनी शब्दावली को रख कर मुझे बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं आई। हाँ, ये सीमितताएँ ज़रूर हो जाती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 2014 से पहले का वो दौर था जब हमारे पास अच्छे कैमरे होते थे, हम अच्छी गाड़ियों में चले जाते थे, वो दौर भी आया जब हमने मोबाइल से करना शुरू किया। लेकिन उस चुनौती को भी फिर आप सीखते हैं। जैसे आज आपका भी जो सेटअप है वो बहुत मोबाइल सेटअप है, लेकिन आपको भी याद होगा कि पहले के दौर में ऐसा नहीं होता था। नीचे एक बड़ी ओबी वैन खड़ी है, बड़े बड़े कैमरे खड़े हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए अलग से लोग चले आ रहे हैं। तो इस तरह की चुनौतियों के बीच में हम आगे बढ़े और हमने स्वीकार किया कि क्या क्या काम करना है। देखिए, आज जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो पत्रकारिता सीख रहे हैं, उन्हें अभी से इतना डरा दिया गया है कि आप जब संपादकीय कक्ष में आएंगे तो वहाँ पहले से एक मैनेजर बैठा होगा जो व्यावसायिक हितों को देखेगा। तो वो जो नए पत्रकार हैं उन्हें क्या कहना चाहिए, और वो जब आएंगे तो उन्हें प्रैक्टिकली कैसा होना चाहिए? ये आपने बहुत सही कहा सर, और ये एक चुनौती मैं भी मानता हूँ कि जब से जो हमारे संपादक होते थे और उनके नाम के आगे मैनेजिंग एडिटर लग गया, तो वो एक दौर अब ऐसा आया है जब जिस भी संस्थान में आप काम करते हैं उसके आर्थिक हितों
पर भी माना जाता है कि आप थोड़ी बहुत उस ओर नज़र इनायत दें, और अगर मामला कहीं फंस रहा है तो फिर आप वहाँ पर जाकर बात करें। और इन परिस्थितियों में आपको हर संस्थान में लगभग काम करना होता है, और इनके बीच में हाँ, ये चुनौती ज़रूर रहती है, क्योंकि आपका पक्ष तो पत्रकारिता है। आप अगर किसी से मिलने जा रहे हैं ये कहने के लिए कि भाई आर्थिक रूप से संस्थान को किसी भी रूप में, चाहे सरकार से चाहे किसी और, तो वो ठीक तो नहीं लगता है। लेकिन ये चुनौती है, और जो आप कह रहे हैं कि नए बच्चों के सामने बिल्कुल ये चुनौती आएगी, और आगे तो उस चुनौती से वो कैसे निपटे हैं? बिल्कुल चुनौती आएगी, ये तो तय है, दिख रहा है सामने। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। वो एक उदाहरण है ना अनुराग जी, कि जैसे आप यदि क्रिकेट खेल रहे हैं मैदान में और 13 लोग खड़े हुए, 11 लोग खड़े हुए हैं आपकी गेंद को लपकने के लिए, और आप में एक काबिलियत होना चाहिए कि कैसे आप चौके और छक्के निकाल रहे हैं। तो पत्रकार की स्थिति भी ऐसी हो गई है, वो जब पत्रकारिता शुरू करता है, अपने लिखना शुरू करता है या कैमरा लेके शुरू करता है, तो उसके सामने भी वो 11 खिलाड़ियों की तरह लोग खड़े हुए हैं तुम्हें आउट करने के लिए, तुमको लपकने के लिए। अब उसके ऊपर वो ये कौशल होना चाहिए कि इनसे भी निपट ले वो, और अपनी पत्रकारिता के मापदंडों को भी बनाए रखे। बिल्कुल मैं स्पष्ट कहता हूँ, इसमें आपको ना कहना सीखना होता है। आपको ना, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा कि आपकी सीमा से बाहर है, तो आपको अपने संस्थान को तो भी ना कहना भी तो आउट होने जैसे ही होता है। हाँ ठीक है ना, फिर स्वीकार्य है। अगर क्योंकि देखिए आपको अपने दायरे तो हर कोई अनुराग द्वारी जैसा नहीं हो सकता ना। उसके पीछे माँ है, पिता हैं, वृद्ध पिता हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, पत्नी है जिसकी जिम्मेदारी है, पर तो वो समझौते नहीं होते वहाँ पर। सर देखिए, ये आड़ मैं अक्सर कहता हूँ, अगर मान लीजिए कि कोई भ्रष्ट पुलिस वाला है या कोई चोरी कर रहा है, उसके पीछे भी तो माँ है, उसके पीछे भी तो कोई और है। लेकिन अगर आप समझौतावादी जीवन में एक बार बन जाते हैं, ये कहकर कि नहीं मुझे तो अपने माँ को देखना है, मुझे किसी ने अर्जी तो दी नहीं थी कि आप पत्रकार ही बनिए। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, नौकरी बचाने की बात। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था। मैं ये कह रहा था कि अगर नौकरी बचाने के लिए एक तरह का समझौता ही हुआ ना, मैं यही कह रहा हूँ कि एक तरह का समझौता हुआ कि भाई आज अगर मुझसे ये उम्मीद की जाए कि फ़लाँ आदमी आ रहे हैं और मैं उन्हें लेने एयरपोर्ट जाऊँ, या मान लीजिए कि उनके लिए कुछ और इंतज़ाम करूँ, तो मैं साफ मना कर देता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, और ये मेरा जहन गवारा नहीं करेगा, मैं छोड़ के चला जाऊँगा। तो मैंने अपनी सीमाएँ तय की हैं कि हाँ भाई, इस सीमा के आगे मैं नहीं जाऊँगा, मैं इस सीमा के आगे किसी से नहीं झुकूँगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये मजबूरियाँ रहेंगी, ये मजबूरियाँ मेरे साथ भी, पिता वृद्ध हैं, और भी भाई बहनों की जिम्मेदारी भी होती है। आप भी समझते हैं सर, एक बड़े परिवार में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों के बीच आपको ये तय करना होगा कि नहीं, मेरे पिता ने मुझे एक अच्छी शिक्षा दी है, मैंने खुद से मेहनत करके पढ़ाई की है, मैंने खुद से मेहनत करके नौकरी की। और सर, इससे आपसे अच्छी मिसाल और कौन हो सकता है कि आप इतने अनुभव के बाद आज अपना एक बहुत कामयाब सा चैनल चला रहे हैं। आपकी ये गवाही देता है जो पीछे आपका। तो मैं वही कह रहा हूँ सर, ये मॉडल तो आपको चुनने होंगे जीवन में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाएं और सब यूट्यूब की दुनिया बसा लें। इसके अलावा भी जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था तो मैंने पपेट्री भी सीखी, मैंने कठपुतली भी चलाना सीखा, मैंने नुक्कड़ नाटक करना सीखा, मैंने हिंदी में अंग्रेज़ी में दक्षता हासिल की, मैं आज अपने मोबाइल पे शूट करके उस पर एडिट करना जानता हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जितना टेक्नोलॉजी को आत्मसात कर पाऊँगा, जितनी चीज़ें सीख पाऊँगा, वो मुझे, मतलब आप अपने नए आने वाली पीढ़ी को एक ये लेसन तो दे ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सीख। बिल्कुल सर, मैं हमेशा हर परिस्थिति में अपने आप को खड़ा करने के लिए, यदि आपको एडिटिंग आएगी तो आप खड़े रहेंगे। बिल्कुल, यदि आपको कोई ना कोई ऐसी स्किल होना चाहिए आपके पास। मैं वही कह रहा था सर, आपके परिवार में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और आपने देखा होगा सर, एक डॉक्टर को हम देखते हैं, वो ताउम्र 80 साल तक अगर वो जीवित हैं और प्रैक्टिस में हैं सर, वो पढ़ते रहते हैं, वो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। अगर आप किसी पत्रकार से कहते हैं कि चलो ठीक है, आप हमारे संस्थान में आना चाहते हैं, हम आपकी परीक्षा लेने वाले हैं, आपको एक रिटन पेपर देंगे, तो वो अपने उसको दिल से लगा लेता है कि मैंने 20 साल काम किया, अब क्या मुझे लिखित परीक्षा देनी होगी। इसमें बुराई क्या है? मैं ये कह रहा हूँ उसमें बुराई क्या है? अगर मैं लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ, आज से 2016 में हमने मोजो पे काम करना शुरू किया। इसके पहले जो मोबाइल है शायद उसमें इतना रैम नहीं था या उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं थी, मोबाइल पे शूट नहीं कर सकते थे। लेकिन आज जिन फ़ोन पर हम शूट कर रहे हैं अलग अलग कंपनियों की, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपके पास बैंडविड्थ की कोई समस्या नहीं आ रही तो मुझसे लाइव कर रहे हैं, हम उससे शूट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं खुद वो शूट करना जानता हूँ, मैं 3 मिनट का वीडियो अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर 10 से 12 मिनट में एडिट कर लेता हूँ, तो ये मुझे एज ए जर्नलिस्ट अपग्रेड ही तो कर रहा है। इसमें बुराई क्या है? अगर मैं कई भाषाएं जान सकता हूं, जैसे हिंदी अंग्रेज़ी के अलावा मान लीजिए मैं कोई भारतीय भाषा और जानता हूं, तमिल समझ सकता हूं, तेलुगु समझ सकता हूं, या कोई विदेशी भाषा सीख सकता हूं। हमारे देश में कई प्रधानमंत्री उदाहरण हुए जो 16 भाषाओं के जानकार थे। तो ये मेरी एम्प्लॉयबिलिटी को, मुझे रोज़गार देने की संभावनाओं को और बढ़ाता है। अनुराग जी, एक उदाहरण मेरे दिमाग में आता है हमेशा, जब मैं दैनिक भास्कर में जूनियर रिपोर्टर था और महेश श्रीवास्तव जी जैसे संपादक थे,
तो कुछ गलतियां हमसे होती थी, या मालिक की इच्छा के विरुद्ध जो हमने खबरें चला देते थे और मालिक नाराज होते थे, तो संपादक अपनी छाती लगा के अड़ जाते थे हमारे लिए, अपनी नौकरी तक दांव पर लगाते थे, हमें बचाते थे। आज स्थिति ये हो गई है, संपादक अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं और 1 मिनट नहीं लगाते, रिपोर्टर हो या जूनियर हो उसको शहीद कर देते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये अब सब दफ्तरों की समस्या हो गई है। मीडिया की एक बड़ी समस्या ये हो गई है कि जो संपादक नाम की एक संस्था थी वो लगभग ख़त्म हो गई है। जैसा आपने कहा ना कि अब तो मैनेजिंग एडिटर हो गए हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ सर, मेरे इतनी सालों की यात्रा में पत्रकारिता की, मैं अपने संपादक सिर्फ एक को मानता हूँ, वो है मेरे मधुकर उपाध्याय सर, जो मेरे लिए पिता तुल्य हैं। मैं उनकी बात करता हूँ तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। वो पीटीआई भाषा में मेरे संपादक थे, बीबीसी में लंबे वक्त तक संपादक रहे, और उनका कुछ मिलाकर उनका ऑरा ऐसा है कि आपके पीछे खड़े हो जाते हैं और अगर 2 शब्द भी इधर से उधर आपकी कॉपी में कह दें, कभी चिल्लाते चीखते उनको सुना नहीं। कई किताबें उन्होंने लिखी हैं, तो आपकी कॉपी में जादू हो जाता है। तो वो जो एक आप कह रहे थे ना, जो हमारे लिए एक आवरण गढ़ते थे या हमको बचाते थे किसी भी चीज़ में, हमारे लिए अम्ब्रेला बन के खड़े। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हमारी छतरी ताउम्र मेरे लिए मधुकर सर है। नहीं, लेकिन आज मैं ये जानना चाहता हूँ, बिल्कुल तय है, लेकिन आने वाली पीढ़ी, आज का जो माहौल बन गया है एडिटोरियल रूम में जो बन गया है, वो एडिटर खुद अपनी नौकरी बचाने पर तुला है, तो ऐसे में रिपोर्टर क्या करेगा? ये बहुत दुर्भाग्य है सर। मैं इस चीज़ को कहने में मुझे कभी कोई गुरेज नहीं लगता कि संपादकों में वो जो धैर्य था, जो एक गंभीरता थी, और जो एक संस्थान के लिए और अपने साथियों के लिए उठ खड़े होने की जो एक हिम्मत रहती थी, वो मुझे तो नहीं दिखती है। और इसमें हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आप इस समर में अकेले हैं, और अगर कुछ गलती हुई या कहीं से कुछ बात ऐसी आई तो आपको अकेले अपनी लड़ाई लड़नी है। और फिर उसी बात पर आ जाता हूँ कि अगर आप नैतिक रूप से, तथ्यात्मक रूप से सही हैं तो आप उस लड़ाई को ले जाते हैं। कई मौक़ों पर हुआ है, हमारी कई कहानियाँ, जैसे मुझे याद है कोरोना के वक्त पर मेरी एक कहानी थी जब दीपक मरावी करके एक शख्स की मौत हुई थी और मेरे पास 12 लोगों की फाइल थी। नहीं, कोरोना के वक्त जब वैक्सीन ट्रायल हो रहा था, तो उस कहानी को लेकर मेरे पुराने संपादकों ने कई सवाल खड़े किए, 8-9 दिन तक लड़ते रहे। मैं रवीश जी से भी झगड़ा किया और मैंने उस दिन कहा कि अगर आज मेरी कहानी नहीं जाएगी तो मैं ट्विटर पर ले जाके इस्तीफ़ा दे दूंगा, क्योंकि मुझे उस महिला का रोना नहीं देखा जा रहा था, उसके बेटे के दिल में छेद था। मैं ये कह रहा हूँ कि हम विशेषज्ञ नहीं हैं, मैं और आप किसी चीज़ के विशेषज्ञ नहीं हो सकते, लेकिन अगर संदेह है, और ख़ास करके पब्लिक हेल्थ का इतना बड़ा मामला है, क्योंकि वो वैक्सीन मुझे भी लगना था, आपको भी, हमारे पिताजी को भी, हमारे बच्चों को भी, तो जानना तो ज़रूरी था ना भाई। कोई भी दवाई या कोई वैक्सीन बहुत जल्दी में बनता है तो उसके सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी था। या आप जानते हैं कि किस तरह से गैस पीड़ितों को एकदम गाड़ियों में भर भर के भेड़ बकरियों की तरह उन पर ट्रायल्स हुए हैं, तो इस बारे में किसी ने बात नहीं की। और मेरे लिए बड़ा अचंभित था, मैं और मेरे कैमरा पर्सन रिजवान दोनों 100-100 किलो के घूमते रहे और 7-8 घंटे घूम के पैदल हमने टीला जमालपुरा में उस परिवार को ढूंढ निकाला और उसके बाद किया, और फिर वो कहानी पूरी दुनिया भर में छपी। लैंसेट में भी हमारी एक साथी हैं, उन्होंने मुझसे डिटेल्स ली और अंग्रेजी में उन्होंने कहानी की, उनकी कहानी को लैंसेट जैसी पत्रिका ने भी छापा। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण बताया है, ये जो दीपक मरावी वाला बताया। मैं इसी तरह के कुछ और उदाहरण समझना चाहता हूँ। जब आप चौराहे पे आके खड़े हुए हों और आप लोगों को लगता हो कि आज अंतिम, जैसे अभी आपने बताया कि यदि कल तक ये स्टोरी नहीं आती, ऐसे और कुछ उदाहरण जो नई पीढ़ी को आप बताना चाहो, जब बिल्कुल आपको लगा हो कि अब कोई रास्ता नहीं है, अंधेरा टाइप हो गया है, हम क्यों जर्नलिज्म में आ गए, किसी दिन आपको ऐसा लगा हो कि पछता पा रहे हो कि हम कहाँ आ गए यार? सर, कई बार ऐसा लगता है। जब होता है क्या है कि जब मैं पहले खेल पत्रकारिता भी करता था और मैं बीसीसीआई कवर करता था, तो कई सारे क्रिकेटर्स होते हैं, उनका इंटरव्यू करना तब वो इस तरह का अनुबंध उनका बीसीसीआई के साथ नहीं होता था, तो दोस्ती भी थी। जैसे इरफान पठान है, चाहे बहुत दूसरे और क्रिकेटर थे, अभी जो नए लड़के खेल रहे हैं, पार्थिव था उस वक्त, या बाकी के लोग थे, उनसे दोस्ती भी थी, तो इंटरव्यू वगैरह मिल जाते थे। लेकिन कई मौक़ों पर ऐसा भी होता था, जैसे अनिल कुंबले हैं, वो अड़ जाते थे और उसके बाद वहाँ से कहा जाता था नहीं, इंटरव्यू चाहिए ही चाहिए। तो उस वक्त लगता था कि नहीं यार, अब बहुत प्रेशर आ रहा है, और यंग भी थे, थोड़ा अपने संपादकों से भी भिड़ जाते थे, तो लगता था बट अब छोड़ देते हैं, आई क्या कर रहे हैं, क्यों बेकार में, ठीक है अपनी क्रिकेट ये खेल रहा है, हम क्यों करें। ऐसे कई मौके, फिर कई कहानियों पर भी ऐसे मौके आए। जैसे हाल फिलहाल में एक बड़े कैबिनेट मंत्री के खिलाफ, आप जानते हैं, हमने जब एक कहानी की, तो उस कहानी को लेकर के भी जो हमारा अंग्रेज़ी चैनल था, उसने कई दिनों तक कहा कि कहानी, हम आज से लगभग 4-5 साल पहले की बात है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कहानी मैं अभी ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें ला कर के दी।
पर जो एक शख्स है जो गायब है, उसके बेटे ने मुझे इंटरव्यू दिया था और वो इंटरव्यू बहुत जाकर हमें दूर अकेले जाके मुझे करना पड़ा और वो गायब हो गया। मैं भी डर गया क्योंकि उसके पिता की एक मृत्यु हो चुकी है, वो गायब है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसके ऊपर से बेटा भी गायब है। मुझे लगा कि इसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। तो मैंने बार बार अपने चैनल में अपने संपादकों से यही कहा कि आप कम से कम कहानी तो चलाइए, क्योंकि आप नहीं चलाएंगे, अगर भगवान न करे उसको कुछ हो गया तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी और मैं इस बोझ को सहन नहीं कर पाऊंगा। आपको इसको चलाना होगा। फिर जो मेरे पूर्व संपादक थे हमारे हिंदी चैनल में, उन्होंने उस कहानी को चलाया और उसके बाद तो आप जानते हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें हुई। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी, एसआईटी की जांच भी हुई है, वो रिपोर्ट क्या आती है। हमने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया है और अब जो भी तय करना है देश की सर्वोच्च अदालत को तय करना। तो कई ऐसे मौके आते हैं, वहाँ पर भी तो मुझे लग रहा था कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ, बहुत सारे कागजात जुगाड़े हैं, हम उन खतरों को झेलते हैं। जैसे सर आप जानते हैं, आप बतौर संपादक, बतौर रिपोर्टर आप जानते हैं कि किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। उसके बाद वो नहीं चले तो दुख होता है, कई बार क्षोभ होता है और कई बार ऐसा गुस्सा आता है कि नहीं करना, अब ये काम ही नहीं करना, छोड़ देते हैं। तो ऐसे कई मौके आए। अनुराग जी, मेरा व्यक्तिगत लाइफ जो है ना, मुझे लगता है कि मैं पत्रकारिता को एंजॉय करता हूँ जी। मुझे लगता है कि यदि मैं पत्रकार नहीं होता तो शायद जिंदा नहीं रहता, मैं जी नहीं पाता। मतलब ऐसा लगता है कि पत्रकारिता को ओढ़ता हूँ, पत्रकारिता को बिचाता हूँ मैं, मतलब एक तरह से उसका ऐसा अंग बन गया हूँ। आपको क्या लगता है कि यदि पत्रकार नहीं होते तो क्या होते हैं, या कभी ऐसा लगता है कि यार ये गलत आ गया, मैं इस बिजनेस में, मुझे कहीं और होना चाहिए था? सर मेरे अंदर शुरू से एक मतलब अभिनय का कह लें या रंगमंच की बात कह लें, और मैं हमेशा से रंगमंच में, पहले जब यहाँ पढ़ाई करता था तो आपके प्रोफेसर कॉलोनी में विभा दीदी के घर पे आता था, क्योंकि विभा दीदी मेरी गुरु भी थी, टोली के लिए काम भी करता था। तो मुझे लगता है कि मैं शायद रंगमंच में कुछ कर रहा होता। मुझे नुक्कड़ नाटक बहुत पसंद थे। कॉलेज में प्यार से मेरे कुछ दोस्त मुझे सफदर भी कहते थे, सफदर हाशमी की तरह। तो कई नुक्कड़ नाटक लिखे भी हैं, खेला भी है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं पत्रकार नहीं होता तो अभिनय कर रहा होता। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, अभी हम लगातार एक नई चीज़ सुन रहे हैं पत्रकारिता में। पहले पत्रकारिता होती थी मिशन के रूप में, अब एक विचार की पत्रकारिता आई है कि हमारी विचारधारा फला है। कुछ लोग अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, कुछ दक्षिणपंथी कहते हैं। तो ये जो विचार की पत्रकारिता है, इसका कितना लाभ और कितना नुकसान है समाज के लिए? सर मुझे लगता है ये आज की बात नहीं है, आप तो बहुत सीनियर हैं, आप मुझे जानते हैं। मुझे याद है कि जब मैं, नहीं, अभी उसका उठाव आ गया है। हाँ, ये शुरू से थी, मैं भी मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। विचार की पत्रकारिता वो लोग अपने वो संस्करण निकाला करते थे, चाहे वो लेफ्ट वाले हों या दक्षिणपंथी हो, उनके खुद के अखबार निकलते तो उसमें लिखा रहता था कि ये विचार का अखबार है। लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट कह के निकालते हैं, है वही विचारधारा ही उनकी, लेकिन वो इंडिपेंडेंट कह के निकालते हैं। हमने देखा उद्धव ठाकरे जी का, शिवसेना का भी अखबार निकलता है। तो ये जो विचार की पत्रकारिता है, क्या उन्हें लिखना चाहिए कि ये फला फला राजनीतिक दल का मुख्य अखबार है, तब तो ठीक है, और यदि वो कहता है हम निष्पक्ष हैं तो कैसे मतलब स्वीकार किया जाएगा समाज में? मुझे लगता है सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसमें स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने पाठक, आप अपने दर्शक, आप अपने श्रोता से बेईमानी नहीं कर सकते। आपका अगर आप वैचारिक रूप से किसी तरफ झुके हुए हैं तो उसकी बात कह देना भाई, आपको उस रूप में ले गए। या अगर आप तटस्थता के साथ कह रहे हैं, देखिए होता क्या है कि आजकल क्यों कहा जाता है कि आप लेफ्ट हैं, क्योंकि सवाल तो सत्ता से ही होंगे। जो दल 20 साल से 25 साल से सत्ता में है, अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है, और उसके बावजूद अगर आप कई मानकों पर, स्वास्थ्य के मानकों पर, शिक्षा के मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, सड़कें खराब हैं, तो मैं सवाल जाके दिग्विजय सिंह से नहीं पूछूंगा, चाहे बीजेपी के लोग मुझे कोई भी आरोप लगा लें। वही बात है कि 1.5 साल जब कांग्रेस सत्ता में रही तो हमने दूसरे महीने में रतलाम में एक बच्चे की भूख से मौत हुई, उस पर कहानी कही, तो हमसे कहा गया कि बहुत जल्दी है, अभी तो सरकार। मैंने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप सत्ता में आ चुके हैं, आप यही सवाल। और उस वक्त कांग्रेस को लोग कहने लगे कि आपका आचरण संघियों जैसा है। मुझे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, या हम जैसे किसी भी पत्रकार को, हमको लगता है कि अपना काम हमको करते जाना है। जो काम हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जो एक बुनियादी तौर पर हम करते थे, मेरा मानना है कि मेरी बहस से, हो सकता है कई बड़े पत्रकार हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको लगता है उनकी बहस से शायद भारत पाकिस्तान का मुद्दा किस दिन सुलझ जाए, तो उनको मेरी बहुत शुभकामनाएं, ऐसा हो सकता है। पर मुझे लगता है कि मैं अगर किसी गांव में, मान लीजिए कोई, जैसे ये रोशनपुरा का स्कूल था, लगातार जब भी रिपोर्ट आती थी केंद्र सरकार की, तो हमने वहाँ जाके किया, क्योंकि 1ली से 5वीं तक हमारे राज्यपाल महोदय के घर के ठीक पीछे एक स्कूल चल रहा है जिसमें 1ली से 5वीं तक बच्चे पढ़ते हैं। आप सोचिए सर, यहाँ पर तमाम मंत्रियों के बंगले हैं, हर साल रेनोवेशन में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। क्या एक भोपाल शहर के स्कूल में जो 1ली से 5वीं तक चल रहा है, जिसमें 5वीं तक के बोर्ड लगे हैं, मुझे एक बीजेपी के नेता ने फ़ोन किया कि क्यों ऐसे कर रहा है। मैंने कहा सर, जिस दिन आप अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा लेंगे ना, मैं ये खबर करना छोड़ दूँगा। तो उनको लगा कि ये एजेंडा है, और मुझे लगा ये खबर है, और मैं आज भी मानता हूँ कि ये खबर है। वो जो उन्होंने कहा वो एजेंडा है,
क्यों नहीं मैं और आप टैक्स भरते हैं इसीलिए ना कि जो बच्चे हैं जो हमारे टैक्स के पैसे हैं, और कई बार तो इस पर जो सेस लगाया जाता है, सेस का पैसा तो आप कहीं और इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। फिर चाहे ये जो कर्मकार मंडल था, मान लीजिए आपने मजदूरों के लिए हमसे पैसे लिए हैं और उस पैसे को आप बिजली की सब्सिडी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये गैर कानूनी है और ये बोलना तो पड़ेगा ना। और फिर इसको बोल देते हैं कि एजेंडा, अरे हद है, 25 साल से आप सरकार चला रहे हैं और चीज़ें सुधर नहीं रही हैं, तो हम किससे पूछें, किसको बोलेंगे? अनुराग जी, मैंने कई स्टोरी आपकी देखी है। मैंने देखा है कि आपका जो स्टोरी करने का जो एक तरीका है, आप वहाँ पहुँचते हो जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता, छोटे छोटे गांव में पहुँचते हो। यदि किसी बच्ची को साइकिल नहीं मिली तो उसके घर पहुँच जाते हो, ये मैंने देखा। खासकर आपका फोकस रहता है स्कूलों पर, कि स्कूलों में जो अव्यवस्था है। मैंने कई स्टोरी आपकी देखी है। कितना सुकून मिलता है ये करने के बाद, क्योंकि कई लोग तो भोपाल की चकाचौंध में मुख्यमंत्री के पीछे पीछे भाग रहे हैं, या उनसे मिलने को ही पत्रकारिता मानते हैं, उनके यहाँ लंच डिनर पर चले गए, वही जर्नलिज्म है। और एक तरह की जर्नलिज्म आप कर रहे हो, जो दूर दराज से स्टोरियाँ लेकर आ रहे हो, लोगों की समस्याओं को यहाँ ला के रख रहे हो। हालांकि मैं भी कोशिश करता हूँ, मेरी जितना मेरे से संभव होता है। सुकून कितना मिलता है जब आपकी किसी स्टोरी पर कोई कार्रवाई होती है, लोगों को राहत मिलती है। सर, मैं इसके लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मेरे जितने स्थानीय साथी हैं सबका शुक्रगुजार हूँ। हमारे पास संसाधनों की बड़ी कमी थी, तो वक्त बेवक्त मैं जाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर उन साथियों से बात करके वो जो कहानियाँ मुझे ला करके देते हैं उसको सजा सवार के तथ्यों के साथ, मंत्रियों की बाइट के साथ, और जब मौका मिलता है तो हम लोग भी जाते रहते हैं। और स्टोरी पर कई दिन जी जी जी, और बहुत मंत्री मिलते नहीं है, बड़ा मुश्किल से उनकी बाइट मिलती है। नहीं, वो मंत्री अगर आप उनको कहें कि चाय पीनी है तो तुरंत बुला लेते हैं, आप ये कहेंगे कि बाइट देनी है तो नहीं। अच्छा, मुश्किल ये है कि अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मंत्री मेरे ड्राइंग रूम का हिस्सा नहीं हो सकते, इसलिए नहीं कि मुझे कोई घमंड है, पर आप सोचिए कि जुडिशरी है या बाकी की चीज़ें हैं, अगर मेरी दोस्ती उनसे हो जाएगी जिनके खिलाफ मुझे खबरें करनी है या कहनी है, तो एक मानवीयता का रिश्ता आ जाता है आड़े, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? फिर भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है सर। जो बात है तथ्यों पर, अगर आपको जिम्मेदारी मिली है, अगर मुझे मान लीजिए किसी फलां चैनल की जिम्मेदारी मिली है तो मुझे काम करके देना है। तो वैसे ही मुझे लगता है अगर उनको विभाग मिला है, मेरी कोई व्यक्तिगत क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन जब घर आइए सर, जैसे अभी विदिशा में ही हमारे साथी ने परसों खबर की और साइकिलें नहीं वितरित हुई थी, उनको साइकिलों का वितरण हो गया, तो बहुत सुकून मिलता है जब आप घर आके वो देखते हैं। मुझे ये कहना कि खबर का असर, ये सब ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये जैसा हमारा काम है, जैसे हाँ उनका काम है वैसे हमारा काम है, हमने कर दिया, उन बच्चों को मिल गया, तो ये एक सुकून देता है और बहुत सुकून देता है सर। अनुराग जी, आप बिहार से, मूलतः शायद बिहार से, जी झारखंड से। हाँ, आपकी पढ़ाई भोपाल हुई, पीजी आपने दिल्ली से किया, अलग अलग जगहों पर मैं, और उसके बाद मुंबई गए, मुंबई से फिर भोपाल आए आप जी। तो ये आपने अलग कई राज्यों में घूम घूम के देखा है। हाँ। जर्नलिज्म के लिए किसे ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं आप? देखिए, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, कई सारे राज्यों में मैंने काम भी किया और रहा भी हूँ, तो कमोबेश स्थितियाँ हर जगह एक जैसी ही हैं सर। लेकिन मध्य प्रदेश मेरी ससुराल भी है और लंबे वक्त तक यहाँ पढ़ाई भी किया और काम भी किया, तो मैं मतलब होता है ना, जैसे बड़ी झील के पास पहुँचता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने घर आ गया हूँ। तो कहते हैं ना कि वो मध्य प्रदेश की मिट्टी में रच बस जाना, तो वो स्थितियाँ हो जाती हैं। और यहाँ की जो तासीर है वो बहुत अच्छी है सर। तो झील को देख के मायका याद आता है। जब एक और जब भी देश भर में हिंदी पत्रकारिता की बात होती है तो नाम आता है राजेंद्र माथुर साहब का, जी। नाम आता है प्रभाष जोशी जी का, जी। नाम आता है अभय सचनानी जी का, जी। महेश श्रीवास्तव जी का, धर्मेंद्र भारती जी गर्व होता है, धर्मेंद्र भारती जी का। कितना गर्व होता है जब मध्य प्रदेश की मिट्टी के ये लाल राष्ट्रीय क्षितिज पर दिखाई देते हैं सर। मतलब अद्भुत लगता है। मतलब प्रभाष जी की बिटिया हमारे साथ थी एनडीटीवी में, हमारी पहले एंटरटेनमेंट एडिटर थी, तो बहुत, जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मैं हाँ मैं अपने आप को, हाँ, जी तो अच्छा, प्रभाष जी से कई बार, चूंकि माखनलाल की जो वो बिल्कुल ग्रामीण थे, हाँ, मतलब ग्रामीण परिवेश से बड़े सीधे, तो वो जो परिषद होती थी, हरिवंश जी भी आए थे और कई बार आते थे। जब माखनलाल की परिषद थी तो एक बार पुरानी विधानसभा में बैठक चल रही थी और विषय था कि पत्रकारिता में युवाओं का भविष्य। मैं थोड़ा क्रांतिकारी था, तो जैसे ही वो गए हरिवंश जी टॉयलेट में और प्रभाष जी मैं पीछे चला गया और मैंने कहा, सर एक बात बताइए कि आप 21वीं सदी में पत्रकारिता का भविष्य आप लोग लेकर आगे जाएंगे? तो मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, और क्या सर, आप लोग इतने उम्र दराज हैं, आप इस पर बात कर रहे हैं और हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा है। तो लोग भी हंसने लगे और उन्होंने फिर हमारी बातों को सुना। तो यहाँ की मिट्टी में कुछ बहुत लोकतांत्रिक मूल्य हैं
और इसीलिए यहाँ काम करना बहुत सुखद अनुभूति भी देता है, क्योंकि अक्सर मुझे याद है शिवराज जी के शासन के वक्त हमने कई खबरें की, लेकिन कई बार उन्होंने उन खबरों पर संज्ञान लिया और उन खबरों पर काम हुआ। वैसे ही आज मोहन जी की सरकार यहाँ मध्य प्रदेश के राजनेता बहुत समय तक दुश्मनी पत्रकारिता से नहीं रखते। नहीं थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो फिर बाद में समाप्त नहीं, हो ठीक जाती है, मैं वही कह रहा हूँ कि विरोध होता है, दबाव आता है, सब कुछ होता है, लेकिन दुश्मनी नहीं होती। मैं वही कह रहा हूँ सर कि हमने कई सारे जो मंत्री हैं उनके विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ या उनके खिलाफ कई सारी कहानियाँ की हैं, लेकिन किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और बहुत अच्छे से मिलते हैं भी हम, जैसे बातचीत होती है। क्योंकि जब आप कोई आप कहते हैं ना हिट जॉब एक चीज़ होती है कि आपने वो काम नहीं करते सर, आपको तथ्यों के साथ रहना है और उसके बाद जैसी जो चीज़ें हैं वैसी रहना, और उनके सामने भी कह देना कि भाई देखिए मेरा ये, जैसे मैंने एक फला मंत्री के खिलाफ किया जिनके खिलाफ SIT जांच बैठी, उसके बाद कई सारे कागजात आए मेरे पास, ये भी कर दीजिए वो भी कर दीजिए, ऐसा भी है वैसा भी। नहीं, मैंने कहा नहीं, जितना मुझे करना था मैंने कर दिया, अब इसके बाद अगर कोई और बड़ी कहानी, एजेंडे पे काम नहीं करना है। कोई और बड़ी कहानी आएगी फिर करूँगा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ना उनसे मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है ना दोस्ती है, बस अपनी खबरें करके आगे बढ़ जाना है। अनुराग, अगले 10 साल बाद यदि आपको मौका मिलता है कि पत्रकारिता के बच्चों को पढ़ाना है, तो सिलेबस में क्या चेंज करना चाहोगे आप और कैसा सिलेबस लेके आओगे? क्योंकि हमने जो कुछ कहा, हम हमेशा सोचते हैं कि पत्रकारिता का स्तर ऊंचा होना, ये कमियां हैं, वो कमियां हैं। आपको जब मौका मिलेगा, चाबी जब आपके हाथ में आएगी, तो क्या सुधार करना चाहोगे? सर, मैंने चूँकि पत्रकारिता पढ़ी है 3 साल और 2 साल 5 साल मैंने पत्रकारिता पढ़ी है। वही मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने सिलेबस से पत्रकारिता पढ़ी है। बिल्कुल। वो सिलेबस में क्या चेंज करना चाहोगे? अब मैं आपको सर एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे हमने एक मैजिक बुलेट थ्योरी पढ़ी। होता क्या है कि जो जब मैं विश्वविद्यालयों में जाता हूँ तो जो अक्सर प्रोफेसर्स हैं उन्होंने पत्रकारिता नहीं की, बहुत कम वक्त के लिए की, या उन बदलावों को नहीं समझ पाए, या जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी। तो अब अगर ऐसी थ्योरी को आप उदाहरण के साथ समझाते हैं कि कैसे कोई चीज़ अगर आपके दिमाग में डाल दी जाती है और वो संचार का माध्यम बनती है, तो अगर आप उसको रियल लाइफ उदाहरणों से समझाते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। या फिर जो तकनीक बदल रही है, अब जैसे मैं माखनलाल जाऊँ यहाँ पर, या पुणे में सिम्बायोसिस जाऊँ, या ग्वालियर में अमेठी जाऊँ, कई सारे विश्वविद्यालयों में जाता भी रहता हूँ, तो एक तो चीज़ बड़ी कमी दिखती है कि आजकल के बच्चे पढ़ते बहुत कम है, ये बहुत क्लास में नहीं आते। हाँ, उनको लगता है कि ये जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो गलती उनकी भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि शिक्षकों को भी कैसे आज जो भी कम्युनिकेशन, मान लीजिए कोई खबर आई, मान लीजिए ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, और इस टैरिफ पर जैसे आपने कहा ना कि एक पक्ष अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, दूसरा अलग तरीके से कर रहा है, और वो संचार में वो जो चीज़ें जा रही हैं, अगर मैं जो थ्योरी मुझे पढ़ाई गई मैं उससे संबंधित बातें उनको बता पाऊँगा, तो मुझे लगता है मैं उनको ठीक जानकारी दे पाऊँगा, वो थ्योरी भी उनको ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए कि हमने न्यूटन के लॉज को पढ़ा, या हमने मैथमेटिक्स में कोई पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, या केमिस्ट्री में हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि हम केमिस्ट्री पढ़ते थे तो ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में बहुत सारे एक्सेप्शंस हमको याद रखने होते थे, क्योंकि उसका कोई मतलब ऐसी, अब तो मैं भूल रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो उन एक्सेप्शंस के ज़रिए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। तो मुझे लगता है पत्रकारिता में भी कुछ चीज़ें याद रख, जैसे मैं कह रहा हूँ। लेकिन आपने जो पढ़ाई की है और अब जो पढ़ाई होने वाली है, जैसे आप देखें ना, पहले सारी चीज़ें अलग होती, घड़ी अलग होती थी, टॉर्च अलग होती थी, बहुत सारी, अब एक मोबाइल के अंदर सारी चीज़ें समा गई हैं। इसी प्रकार से जर्नलिज्म में भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ी जाती थी, लेकिन अब अलग अलग, आपको बिजनेस जर्नलिज्म अलग है, आपका हेल्थ जर्नलिज्म अलग है, आपका वुमेन्स अलग है, ये कितने वो सेगमेंट बना दिए गए हैं अब। मैं वही कह रहा था सर। अब जैसे प्रदेश में एक बड़ी घटना हुई, एक स्कूल के छोटे से बच्चे के साथ कोई गलत हरकत हुई, और प्रदेश के एक बड़े अखबार ने पूरी FIR का कंटेंट उसके फ्रंट पेज पे छाप दिया, बच्चे के मोहल्ले का नाम, घर का नाम, मतलब जिस सोसाइटी में रहता है, लगभग उसकी पहचान बता दी, पूरी पहचान बता दी। तो मैंने उनके संपादकों को फ़ोन किया और मैंने बड़े अच्छे स्वर में कहा कि अगर कोई और संज्ञान नहीं लेता है तो आप मेरे मित्र हैं, फिर भी मैं आपके खिलाफ़ केस करूँगा। और मैंने प्रदेश के जब सूबे के गृह मंत्री थे, वो भी रोज़ नाम ले रहे थे स्कूल का, मैंने कहा मैं आपके खिलाफ़ भी करूँगा, क्योंकि मेरा मन व्यथित था, मैं भी एक बच्ची का बाप हूँ। और चूँकि पॉक्सो में जो पूरी गाइडलाइंस हैं रिपोर्टिंग की भी, वो तय हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कही है और बताई भी गई हैं, उसके बावजूद अगर कोई पत्रकार, खास करके पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बच्चों को नहीं पता कि पॉक्सो में क्या गाइडलाइंस हैं, जिस स्कूल पर हुआ है क्यों उसका नाम नहीं लिखा जाता है, या क्यों तमाम बातें ऐसे नहीं होती हैं, तो उन संपादकों को और उनको जो बच्चे हैं उनको भी पता होना चाहिए। पता होगा तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मूलतः स्वभाव में कानून का उल्लंघन क्यों करेंगे, हमारे पास कोई अतिरिक्त तो वो नहीं, और उससे कितनी हानि भी हो सकती है। तो मुझे लगता है ये सारी बातें पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी भी हैं सर। तो पाठ्यक्रम में मैं ऐसे बदलाव चाहूँगा। कई बार मुंबई यूनिवर्सिटी में एक बड़ा हुआ था अभी आज से 10 साल पहले, उसमें मैं भी एक सदस्य था,
हमने भारत सरकार को लिख के दिया था कि पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव होने चाहिए और क्या क्या ज़रूरी हैं। पर वही मैं कह रहा हूँ कि दुर्भाग्य हो जाता है कि जो प्रोफेशनल्स हैं वहाँ अब मैं आज की उम्र में 25 साल की पत्रकारिता के बाद नेट क्वालिफाई करना या पीएचडी के लिए मेरे में उतनी ऊर्जा नहीं बची है। तो नहीं, अभी तो आपको 15-20 साल करना है। नहीं, मैं काम कर लूँगा, मैं कह रहा हूँ कि नेट के लिए पढ़ाई करना या पीएचडी करना मेरे में उतनी ऊर्जा नहीं बची है। आपको मैं बता दूं, मैंने 84 में जर्नलिज्म शुरू किया था जी। और 2008 में मैंने एमजे किया है पत्रकारिता। क्या बात है। जबकि मैंने बेसिक पढ़ाई नहीं की थी, पर मेरे मन में था कि मुझे पत्रकारिता की पढ़ाई करना चाहिए। और बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, आप चौंकेंगे कि वो जो सिलेबस रहता है ना मखनलाल का, उसमें कुछ किताबें सजेस्ट की जाती हैं। तो जब मैंने एमजे किया तो मेरी ही लिखी हुई किताब सजेस्ट थी, क्या बात है। कारगिल दस्तावेज मेरा, और ये वो डिफाइड जर्नलिज्म में उसी को सजेस्ट किया था। तो ये देखिए, पढ़ने की और उसकी कोई उम्र नहीं है। बिल्कुल वही मैंने कहा ना कि मुझे जो वक्त मिलेगा, जैसे आपने पूछा था कि और क्या करेंगे, तो मैं अभिनय करना चाहूँगा, मैं थिएटर करना चाहूँगा। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं कह रहा था कि देखिए, एक छोटा सा मकान बनाने के लिए भी जो इंजीनियर होता है उसके बाद डिग्री होती है, और हम पूरा राष्ट्र निर्माण के लिए जो पत्रकारिता का कर्म करते हैं, हमारी पढ़ाई के लिए कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं किया है। मैं इस पे ज़रूर आपसे समझना चाहूँगा, क्या अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार को या भारत सरकार को ये आदेश जारी करना चाहिए कि अधिमान्य पत्रकार वो ही हो जो कम से कम पीजी या कम से कम उसने स्नातक तो किया हो जर्नलिज्म में? बिल्कुल मानता हूँ सर, क्योंकि मैं इसलिए इस बात को और आपके विचार से सहमत हूँ। अभी तो 5वीं क्लास भी पास नहीं है और वो भी एक्रेडिटेशन लेके घूम रहे हैं। और उससे दिक्कत क्या हो रही है सर कि मैं अब जैसे कई बच्चे आते हैं, अब उनको इस आके आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपको स्वर व्यंजन तो नहीं समझा सकता हिंदी में, अंग्रेज़ी में बाकी की चीज़ें जो, या फिर वाक्य विन्यास, या बहुत दिक्कत होती है। फिर इतना वक्त भी नहीं होता, बहुत ईमानदारी से कहूँ तो इतना वक्त भी नहीं होता। आप खबर का एंगल या तमाम और चीज़ें समझा सकते हैं, लेकिन आप अगर उसमें उलझ गए कि पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को अब दिक्कत ये हो रही है कि वो हिंदी भी ठीक से नहीं लिखते, बहुत अशुद्धियाँ जाती हैं, और आपका बहुत टाइम इसमें चला जाता है कि संकट है तो उसमें बिंदी कहाँ लगा दी है यार। तो कार्यवाही या कार्रवाई में क्या फ़र्क है, बच्चों को ये नहीं पता कि एक्शन और प्रोसीडिंग में क्या फ़र्क है। मैंने एक बार किसी से मजाक में कहा, मैं तुमसे ये तो कही नहीं रहा हूँ कि अब है, बच्चे सीखना भी नहीं चाहते। हाँ, और मुझे याद है जब मुझसे गलतियाँ होती थी लिखने में, तो महेश जी मुझे पीठ पे एक घूसा मुक्का देते मार थे। देते। वो बड़ा प्यार का था, और वो एक घूसा एक गलती को सुधार देता था। आज आप किसी बच्चों को हाथ लगा के देखिए, वो दूसरे दिन आपके खिलाफ मुहिम चलाना शुरू कर देगा बाहर जाके। तो एक सीखने की जो ललक है, जो हमारे समय में थी, अब दिखाई नहीं दे रही संपादकीय में। सर वो एक तो मुझे ये भी लगता है ना कि कई सारे हमारे संपादक भी उस तख़त पर जाके बैठ गए हैं कि हमको लगता है कि हम सर्वव्यापी हैं, जबकि नए बच्चों में मैंने अगर उनको ये कहा कि भाषाई तौर पर उनकी समझ शायद उतनी अच्छी नहीं है, तो दूसरी तरफ मैं ये पाता हूँ कि तकनीकी रूप से बहुत दक्ष है। तो ये तो सीखने का रिश्ता तो परस्पर है ना। तकनीकी तो आपके घर का 3 साल का बच्चा वही भी मैं कह रहा हूँ, आपसे अच्छा मोबाइल चला वही मैं कह रहा हूँ। तो वो तकनीकी रूप से दक्ष है, तो कुछ चीज़ें मैंने उससे सीखी, कुछ चीज़ें मैंने उसको सिखा दी। तो ये बहुत परस्पर संबंध है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत, चूंकि मैंने 25 साल काम कर लिया तो बहुत महान हूँ या बहुत अच्छा, नहीं, सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती। जैसा आपने खुद कहा कि आपने कब जाकर एमजे किया, 2008 में। वही मैं कह रहा हूँ सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल जी। जब भी हम जर्नलिज्म करते हैं, हमारे दिमाग में एक बात रहती है, वो हमेशा, ऐसा नहीं कि मेरे में रहती है आपके नहीं, हमेशा दिमाग में रहती है कि मैं फला पत्रकार, फला संपादक जैसा बनूंगा, तब मैं मानूंगा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। आपके दिमाग में कौन है? मेरे दो आइकॉन हैं, महेश श्रीवास्तव जो एनके सिंह। मैं जब भी कुछ करता हूँ तो ये याद रखता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनकी नज़र में गिर जाऊँ, मुझे हमेशा उनके उस पर चलना है। इन्होंने जो रास्ता बनाया, महेश श्रीवास्तव जी ने, एनके सिंह जी ने, मुझे हमेशा उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं दिखता। मुझे लगता है कि मैं कुछ वहाँ तक पहुँच पाऊँगा, नहीं पहुँच पाऊँगा अलग बात है, लेकिन मुझे रास्ता दिखता है कि मुझे इनके पीछे चलना है। आपके आइकॉन कौन है? आप 1, 2, 3 जो भी बताना चाहें। आपको लगता है कि मैं इस जैसा बन जाऊँगा तो मुझे लगेगा जीवन में सफल हो गया। सर एक तो मैंने मधुकर सर का नाम भूला ही सर, मतलब मैं वाकई क्यों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ उनकी। जब वो बीबीसी में थे तो उन्होंने अपने संपादकों से कहा कि मुझे पैदल चलना है। तो उनके संपादक, चले जाओ, पैदल चलने में क्या दिक्कत है? बोला नहीं, यहाँ पैदल नहीं जाना, मुझे गांधी जी ने जो दांडी के लिए पूरा रास्ता लिया था, तो उनको लगा शायद ये मजाक कर रहे हैं। वो इस्तीफ़ा देकर चले आए और वो रूट पे चले। बाद में बीबीसी ने उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो सर इतने, और कई किताबें उन्होंने अभी भी गांधी जी पर 1915 का जो, जब गांधी जी आए और पूरे दौर में, तो मतलब भाषाई तौर पर चूँकि हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, अवधी, मतलब भयानक पकड़ है उनकी। तो सर के साथ मतलब मेरी ज़बान थोड़ी लड़खड़ाने लगती है सर जब भी सामने रहें, तो आज भी। तो चूँकि वो विशारद हैं, मतलब मुझे लगता है कि मैं अगर उनका एक अंश भी ले पाया तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। दूसरा, रवीश जी की इसलिए मैं बहुत ये करता हूँ क्योंकि बहुत मेहनती इंसान है।
दुनिया भर में आपने उनके वीडियोस देखे या ये जब उनका संघर्ष तो लिखा जाएगा, वही मैं कह रहा हूँ। पत्रकारिता का इतिहास लिखा जाएगा तो रणवीर जी का संघर्ष लिखा सर वो उन बहुत कम एंकर्स में से हैं जो यदि वे समझौते करते तो कहाँ होते हैं। नहीं, और वो सारी अपनी कहानियाँ खुद लिखते हैं खुद लिखते और दिन भर वो आदमी लिखते और रहते type भी हैं, करते पढ़ते रहते हैं। रहते हैं। हाँ, और जब भी किसी विषय पर वो उतरते हैं तो पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं। देखिए हम सब रोज़ लिखेंगे तो थोड़ा बहुत कहीं आगे पीछे छूट ही जाएगा, बट वो गज़ब बहुत मतलब इतने मेहनती इंसान हैं और बहुत सहज हैं। मतलब हो सकता है कि देखिए वो बहुत बातें कह देते हैं कि भाई नहीं आ सकता मैं, तो लोगों को लगता होगा कि झुंझला रहा है, पर उनका कहना है कि यार मेरे पास कोई यहाँ पे घर के नीचे कोई विमान तो नहीं खड़ा कि मैं कहीं बैठ के हूँ, मेरी भी 2 बेटियाँ या परिवार है, मुझे उनके साथ भी वक्त देना है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर इंसान अपनी सहजता में कुछ कह रहा है तो वो घमंड नहीं है। तो वो जो मेहनत करते हैं ना, तो उनकी मेहनत का भी अगर कुछ हिस्सा आ जाए और लगातार करना तमाम झंझावातों के बावजूद आसान नहीं होता। और मैं ये देखता हूँ कि उनकी जो पोस्ट रहती है उस पर कमेंट जो आते हैं, यदि वो पढ़ लें तो दूसरे दिन उन्हीं की मानसिक स्थिति क्या होगी। इतना ऐसा लिखते हैं, और लिखते नहीं है, लिखवाया जाता है उस पर जानबूझ के, ताकि ये इनका जो है ना मनोबल डाउन कर सके, लेकिन उनका मनोबल कोई डाउन नहीं कर पाया आज तक। नहीं, वो इस मामले में बहुत अलग इंसान है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनुराग द्वारी जी जो एनडीटीवी में मध्य प्रदेश के हेड हैं, और आज हमने पत्रकारिता पे कई एंगल से बातचीत की है, और बड़ी बात उन्होंने कहा कि यदि मैं पत्रकार नहीं होता तो अभिनेता होता। लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि अनुराग द्वारी जी मध्य प्रदेश की पत्रकारिता के लिए बने हैं। इतना काम किया है मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, मध्य प्रदेश में जो कमियां हैं उन्हें उजागर करने के लिए। और एक बहुत अच्छी बात है कि इनका कभी सरकार के साथ टकराव इसलिए नहीं होता है कि सरकार ने किसी भी स्टोरी को द्वेष भावना से नहीं लिया है, और इन्होंने भी कभी एजेंडे की जर्नलिज्म नहीं किया है। आज का ये कार्यक्रम उन बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ जो पत्रकारिता में आने वाले हैं, या पत्रकारिता में आना चाहते हैं, या पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं। आपको अनुराग द्वारी जी को एक एक शब्द सुनना चाहिए, ताकि आपको अपना भविष्य बनाने के लिए एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।